तो ये इसमें जो तंबाकू का जो मोड ऑफ एक्शन रह रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है क्लियरली वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको कल की क्लास में वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, अपने जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं डोपामीन और सेरोटोनिन, उसको ये क्या कर देता है, ये उनका जो भी सिक्रीशन है उनको ऑल्टर कर देता है, उनके सिक्रीशन का चेंज कर देता है तंबाकू, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। और हार्ट रेट बढ़ने से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो हमने देखा था, क्योंकि इसके जो भी हमने यहाँ के सिम्टम देखे थे उसकी वजह से तो यहाँ पे हाइपोटेंशन देखने को मिलना चाहिए था कि डिफिकेशन, यूरिनेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है तंबाकू की वजह से, तो यहाँ पे हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। वो किस वजह से, क्योंकि जो तंबाकू होता है वो हार्ट पर अपना इफेक्ट क्या दिखाता है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और हार्ट रेट बढ़ेगी तो बीपी अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस कारण से यहाँ पे हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें मेनली आपको देखो वत्सनाप का आपको डिटेल सारा पढ़ना है, डिजिटेलिस है, करवीर है, ओदालक है, तंबाकू है, इनका आप ध्यान तो आपको मेनली किस पे देना है, फेटल डोज, फेटल पीरियड और एंटीडोट। बाकी आप साइन सिम्टम किसी के भी ऊपर नीचे भी हो जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके कॉमन है, मोड ऑफ एक्शन सबका कॉमन है, टाइप ऑफ पॉइजन भी सबका कॉमन ही है। आपको एक्टिव प्रिंसिपल भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके लैटिन नेम अगर आपको पता है तो एक्टिव प्रिंसिपल भी अगर आप भूल भी जाओगे तब भी आप उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख दोगे। लेकिन अगर आपका फेटल डोज या फेटल पीरियड इधर उधर हो गया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो आपको अच्छे से याद रखने ही पड़ेंगे। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट अच्छे से बता देती हूँ, ट्रीटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर जैसे मान लो, वापस से एक बार बताती हूँ, जैसे वत्सनाप का मान लो एग्जाम में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, किसका नेम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, कॉमन नेम क्या है, फिर अगला पॉइंट आप रखोगे इसका टॉक्सिक पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में आप इस तरीके से टेबल तो तभी बनाओगे ना जब एक साथ बहुत सारे पूछे जाएंगे, लेकिन अगर एक ही पूछा जा रहा है तो टेबल बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, तो वहाँ पे आपको एक एक पॉइंट अलग से लिखना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे आपको इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि थर्ड ईयर में आ गए आप लोग, थर्ड ईयर में मेन फोकस रहता है ट्रीटमेंट पे, चाहे वो कौमार वृत्ति का सब्जेक्ट हो आपकी, चाहे वो प्रसूति तंत्र हो या अगत तंत्र हो, कोई भी हो, आपको मेन सारा फोकस कहाँ रखना है, ट्रीटमेंट पे ही रखना है। चरक चिकित्सा भी आप पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपको क्या है, चिकित्सा ही अलग से याद करनी होती है, बाकी सारा सेम ही चलता है पैथोलॉजी की तरह। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको पूरे पॉइजनिंग में या फिर ओवरऑल में थर्ड ईयर की भी बात करूं तो हर चीज़ का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, ट्रीटमेंट को अच्छे से समझिएगा। अब मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, किसी को समझ नहीं आए तो वापस से पूछ लीजिएगा। जैसे हमने जनरल प्रिंसिपल पढ़ा था ट्रीटमेंट का अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, वही सीक्वेंस हमारा हर पॉइजन के ट्रीटमेंट का रहेगा। सबसे पहले पॉइंट पढ़ा था हमने रिसक्सिटेशन, तो रिसक्सिटेशन में हम करवाते क्या हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब पढ़ाया था कि रिसक्सिटेशन में आपको 3 पॉइंट मेनली याद रखने हैं, ए बी सी, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। ये आपको मेन रिसक्सिटेशन के अंदर याद रखने हैं, क्योंकि रिसक्सिटेशन में हमारा पूरा का पूरा ध्यान होता है किधर, कि एयरवे क्लियर है कि नहीं, यानी कि जो माउथ है, फेरिंग्स है और जो नेज़ल है आपका वो क्लियर है कि नहीं, ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई है या कम है, वो पर्सन है वो प्रॉपर ब्रीद कर पा रहा है या नहीं, सर्कुलेशन मेंटेन है या नहीं, तो सारा का सारा फोकस हमारा इन्हीं चीज़ों पर रहता है, ठीक है। तो रिसक्सिटेशन में आपको मेन 3 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, यानी कि जो अभी स्टमक के अंदर ही पड़ा है, जो अभी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, फिर हमें उसको बाहर निकालना है। फिर जो एब्जॉर्ब हो चुका है तो उसके लिए उसको बाहर निकालने की हमें कोशिश करनी है। फिर उसके बाद हमें एंटीडोट यूज़ करना है, क्योंकि जो भी साइन सिम्टम आ रहे हैं उसको सप्रेस करना है। फिर हमें क्या करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो ये हमारा ट्रीटमेंट का इसमें चार्ट रहेगा। जितने भी अभी आपने 5 पॉइजन जो भी पढ़े हैं, चाहे वो वत्सनाब हो, कोई भी हो, सबके लिए ट्रीटमेंट सेम रहेगा, केवल क्या बदलेगा, एंटीडोट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन में सबसे पहला पॉइंट है आपका एयरवे।
एयरवे में हमें देखना है कि जो बक्कल कैविटी है, जो फेरिंग्स है, वो क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा माउथ के अंदर तो क्या है, या फिर ट्रेकिया के अंदर स्पाज्म हो गया, ट्रेकिया जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, लंग्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और वो पर्सन है वो प्रॉपर ब्रीद नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम रहता है कि हमें एयरवे को क्लियर करना है, क्लीन करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, हम उसका सक्शन कर सकते हैं। अब सक्शन में क्या करेंगे कि जो भी माउथ के अंदर जो भी चीज़ पड़ी है, चाहे वो वोमिटस हो सकता है, फ्रॉद हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, उसको हमें मुंह से बाहर निकालना है। तो उसको हम किस तरीके से बाहर निकालते हैं, सक्शन पंप का यूज़ करके वो जो भी उसके अंदर पड़ा है मुंह के अंदर उसको बाहर निकालेंगे, जिससे क्या होगा, हमें बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी को क्या करना है, क्लीन करना है। या हम यूज़ कर सकते हैं कि जो है वो एंडोट्रैकियल ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पर्सन के थ्रोट में सीवियर स्पाज्म हो गया, वो ब्रीद नहीं कर पा रहा, तो एक ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब, जिसको हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो अपनी हायोड बोन है, हायोड बोन के जस्ट नीचे क्या होगा, ट्रैकिया होगा, तो वहाँ पर हम एक होल बना के बाहर जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट से स्किन से क्या करेंगे, वहाँ पे होल बनाएंगे और होल बना करके उस ट्यूब को अंदर डालेंगे ट्रैकिया के अंदर, और उससे हम क्या करवाएंगे, उस पर्सन को रेस्पिरेशन करवाएंगे। तो ये तरीका रहता है एयरवे का। मेनली आप सक्शन याद रखिएगा, एंडोट्रैकियल ट्यूब की ज़रूरत बहुत सीवियर कंडीशन में पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या करते हैं कि वो पर्सन प्रॉपर ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं, O2 को इनहेल कर पा रहा है कि नहीं, O2 लंग्स तक पहुंच रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी है। रेस्पिरेटरी रेट उसकी नॉर्मल है या बढ़ी हुई है या कम है। तो अगर ये नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना है, O2 इनहेलेशन। अब मैं वहाँ डिटेल बता चुकी हूँ कि ब्रीदिंग के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर करवा सकते हैं। CPR दे सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं, ठीक है, या अम्बू बैग का यूज़ कर सकते हैं। वो आप उस क्लास में डिटेल में देखिएगा, मैं यहाँ वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ सारा, ठीक है। तो ब्रीदिंग में हमें क्या करना है, उसको O2 देना है हमें, तो हम O2 मास्क लगा देंगे, ऑक्सीजन मास्क के थ्रू दे सकते हैं उसको वेंटिलेशन, ठीक है, या मैकेनिकल वेंटिलेशन जैसे छोटे बच्चों में अम्बू बैग का यूज़ कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। या फिर हम क्या दे सकते हैं जिससे उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, तो एमिनोफाइलिन और हाइड्रोकार्टिसोन, ये इंजेक्शन के नाम आपको याद रखने हैं, ये ब्रीदिंग को नॉर्मल करने के लिए दिए जाते हैं, एमिनोफाइलिन और हाइड्रोकार्टिसोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या करना है, सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जो है ब्लड हर जगह सर्कुलेट प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे लिग्नोकेन देना है। क्या देना है, परक्यूटिनियस कार्डियो पल्मोनरी सपोर्ट देना है। एक तो वही CPR दे सकते हैं। ये सारे जो प्रोसेस हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड है। अगर एयरवे क्लियर, जो एयरवे है वो क्लियर होगा या क्लीन होगा तो ब्रीदिंग सही होगी, अगर ब्रीदिंग सही चल रही है तो सर्कुलेशन सही होगा, यानी कि हर एक पॉइंट आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो हमें कार्डियक पल्मोनरी सपोर्ट के लिए हम वही CPR दे सकते हैं, या फिर इंजेक्शन की बात करें या ड्रिप के थ्रू हम IV फ्लूइड उसको दे सकते हैं, और IV फ्लूइड में हमें क्या डालना है, लिग्नोकेन 50 mg पर IV, ठीक है, ये हमें उसको देना है सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। सर्कुलेशन को मेंटेन करने का तो एक ही तरीका है कि आपको ब्लड वॉल्यूम को करेक्ट करना है। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है तो उसको करेक्ट करना है, और उसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या देना है, IV फ्लूइड। फिर सेकेंड पॉइंट है आपका रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। जो पॉइजन अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको हम किस तरीके से बाहर निकालेंगे, तो इसकी भी 2 कंडीशन है अपने पास। क्या 2 कंडीशन है कि अगर पेशेंट को होश है और उसके वाइटल नॉर्मल हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है, BP नॉर्मल है, एक तो वो कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि पेशेंट अनस्टेबल है, यानी कि ना तो उसके वाइटल नॉर्मल है और ना ही पेशेंट होश में है। तो 2 तरीके का पेशेंट अपने पास हो सकता है। पेशेंट को घर से लेके आए उसके रिलेटिव, तो वो होश में भी हो सकता है और बेहोश भी हो सकता है, लेकिन हमें दोनों ही कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट करना है। और जैसे कि मान लो अगर पेशेंट कॉन्शियस है, होश में है, और उसके वाइटल जो है वो स्टेबल है,
तो हमें उसको क्या देना है, सध्य वमन। सध्य वमन बोलूँ या इंड्यूस्ड इमेसिस, एक ही बात है। मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि इमेसिस में जो पेशेंट है वो होश में होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन जो गैस्ट्रिक लवाज हम देते हैं, अगर पेशेंट बेहोश भी है तब भी हम गैस्ट्रिक लवाज का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इमेसिस है उसका यूज हम वहाँ पे नहीं कर सकते। तो सध्य वमन किससे देना है हमें, यष्टि मधु के फांट से या क्वाथ से उसको क्या करवाना है, वमन करवाना है। ये तो बात होगी तब की जब पेशेंट होश में है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, वो होश में नहीं है, तो हमें गैस्ट्रिक लवाज देनी है और सबके लिए सेम रहेगा। इसका रेशियो आपको याद रखना है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि MnO4 सॉल्यूशन से हमें उसको गैस्ट्रिक लवाज देनी है। इसका रेशियो रहेगा 1:1000। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा। क्लास में मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन किया था, तो वापस से क्लास देख लीजिएगा आप लोग। और अगर तीसरा पेशेंट हो सकता है कि अगर पर्सन को, अब देखो अनएब्जॉर्ब है तो हम उसको वमन से भी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन हम विरेचन से भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विरेचन है वो तो एब्जॉर्ब पॉइजन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हम इस कंडीशन में भी विरेचन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर जो पॉइजन है वो पक्वाशय के अंदर पहुँच गया है और कुछ वहाँ से एब्जॉर्ब हो चुका है, कुछ अभी पक्वाशय में ही है और वहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमें क्या करना है, आरगवत फांट से मृदु विरेचन उसको देना है। तो ये 3 तरीके की अपने पास कंडीशन हो गई। 2 मेन कंडीशन तो क्या हो गई, पेशेंट अगर होश में है, वाइटल स्टेबल है, तो हमें उसको इमेसिस देना है, और अगर उसके वाइटल अनस्टेबल है तो हमें उसका गैस्ट्रिक लवाज देना है। फिर हो गया रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। अब जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसको किस तरीके से बाहर निकालेंगे, अब जो सर्कुलेशन है पॉइजन, तो उसको तो बाहर निकालने का एक ही मेन तरीका बचता है, वो है अपने पास यूरिनेशन। ठीक है, यूरिन के थ्रू जितना हो सके हम पॉइजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, फोर्स्ड डायूरेसिस, यानी कि हमें उसको ऐसी औषध देनी है जो क्या हो, डायूरेटिक हो, जो यूरिनेशन को बढ़ा दे। तो आपको पता ही होगा अपने आयुर्वेद में सबसे बेस्ट डायूरेटिक कौन है, पुनर्नवा अष्टक क्वाथ। पुनर्नवा है वो डायूरेटिक होती है, मूत्र विरेचनीय होती है, तो इसका यूज़ हम करते हैं एब्जॉर्ब पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। फिर आता है एंटीडोट। अब एंटीडोट 3 तरीके के होते हैं, मैकेनिकल, आयुर्वेद और मॉडर्न। तो मैकेनिकल जो एंटीडोट होता है, यानी कि जिसको हम हर किसी में यूज़ कर सकते हैं, वो तो सबका क्या रहता है, गोघृत और गोदुग्ध, ये सबका सेम रहेगा। जितने भी हमने अभी 5 पॉइजन पढ़े हैं वो सब में सेम रहेगा। आयुर्वेद का हमने सबका अलग अलग पढ़ा था, जैसे मेघनाथ, स्वरस्य, टंकण भस्म किसका था, वत्सनाभ का था। इसी तरीके से हमने सबके अलग अलग पढ़े, किसी का आयुर्वेद का दे रखा है, किसी का नहीं दे रखा, किसी का मॉडर्न का दे रखा है, तो वो आप पिछली वाली टेबल से यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करना है कि पर्सन को जो भी हमें सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, उन सिम्टम के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे। जैसे कि अगर पर्सन को कन्वल्जन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो हम उसे डाइजीपाम दे देंगे। अगर पर्सन को सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हम उसे NS दे देंगे, IV जो है नॉर्मल सनायन या NS आप दे सकते हो। और अगर उसको इरिथमिया हो रहा है तो इरिथमिया की कंडीशन में हम उसको मैग्नीशियम सल्फेट का क्या दे देंगे, इंजेक्शन। तो ये तो है केवल, ये चिकित्सा क्रम किसका है, केवल और केवल कार्डियक पॉइजन का। हम और भी पॉइजन पढ़ेंगे, जैसे धतूरा हुआ, अहीफेन हुआ, कुचला हुआ, उन सब का चिकित्सा क्रम अलग रहेगा। केवल ये 5 का सेम है, बाकी हम जितने भी पॉइजन पढ़ेंगे उनका हम अलग अलग देखेंगे, या जिसका कंबाइंड होगा उसका कंबाइंड देख लेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना।